गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कल हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे लास्ट में। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, उसमें दो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं। ये तो ओवरऑल एक जनरल फिनोमेना है जो आप ने कई मरतबा जैसे ऑब्जर्व किया होगा। मीन्स हमारे जो प्रीवियस कोर्सेज के अंदर कि डीएनए के एक स्ट्रैंड में से दो स्ट्रैंड बनते हैं। जैसे कल हमने उनकी जो एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी जिसमें ये दोबारा दोबारा से देख रहे हैं कि पेरेंट स्ट्रैंड यानी वो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसमें रेप्लिकेशन होती है। जैसे ये पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, एक पेरेंट स्ट्रैंड दूसरा, हर एक स्ट्रैंड में से एक अनदर कॉपी भी बनती है। तो उसके रिजल्ट में डॉटर डीएनए बनता है। द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज प्रोड्यूस्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज डॉटर डीएनए। तो इसी तरह से एक डॉटर डीएनए भी बना है। जैसे ये इसमें जो ये जो ऑरेंज कलर की जो है ये पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, और उसमें ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रहे हैं ये जो है डॉटर स्ट्रैंड्स हैं। इन्हें हम कहेंगे डॉटर स्ट्रैंड्स कहेंगे। तो पेरेंट स्ट्रैंड गिव राइज टू डॉटर डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे आप देखेंगे ये पेरेंट स्ट्रैंड थे, इन्होंने जो है डॉटर डीएनए का जो स्ट्रैंड जो दिया था, तो इससे हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ तक हमने कल जैसे पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले जैसे एक थोड़ी सी टाइपिंग में एरर हुई थी, मिस्टेक हुई थी जो डीएनए की। जैसे हमने क्लास में जैसे वर्ड तो बिल्कुल ही सही थे कि डीएनए की जो लाइक टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड एट 20 एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद जो है वन कंप्लीट रन कंसिस्ट ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड, और उसका जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी तरह से 10 न्यूक्लियोटाइड होने की वजह से एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है डिस्टेंस। तो ये इसका एक अलग से शायद कल आपको यकीनन जो इसका एक इमेज मिल गया होगा। तो थोड़ी सी उसमें जो है मिस्टेक रह गई थी पॉइंट, तो आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आते वापस डीएनए रेप्लिकेशन पे आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन जैसे आप सब स्टूडेंट्स को मालूम है कि अगर एक स्ट्रैंड ये हमारे एसटीबी के अंदर भी ऐसा स्ट्रैंड दिया गया है। अगर डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड जैसे आपको मालूम है कि ये फलान डीएनए का स्ट्रैंड है, तो आप उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आप बना सकते हैं। जैसे कोई भी डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड, फॉर एग्जांपल ए, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में है ए टी और टी और देन जी सी, और यकीनन मेनी टाइम जैसे आप स्टूडेंट्स ने ऐसी सीक्वेंसेस की जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया होगा। तो यानी ये स्ट्रैंड जिसको अब इसमें से दूसरा स्ट्रैंड जो बनना होता है, इसे हम कहते हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये होगा टेम्पलेट। इसमें से इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री की मीनिंग होती है कि आपको पता है कि स्पेसिफिक बेस पेयरिंग रूल है। एडेनिन की ऑलवेज पेयरिंग होगी थायमिन के साथ, और ग्वानिन की पेयरिंग होगी ऑलवेज साइटोसिन के साथ। तो जहां पे एक स्ट्रैंड में अगर एडेनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होगा यकीनन थायमिन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जैसे अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएं तो एडेनिन की थायमिन, और यहाँ पे कौन सी डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, थायमिन है तो यहाँ पे यकीनन एडेनिन होगा, यहाँ पे भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। यहाँ पे भी जैसे थायमिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका एडेनिन होगा और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन होगा, साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन थायमिन कॉम्प्लीमेंट्री है, और थायमिन का एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से यानी ये जो दूसरा जो सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्टनर डुप्लेक्स जो क्या होगी, पार्टनर डुप्लेक्स में यकीनन टी ए ए सी जी टी ए हुआ। तो ये जो टेक्स्ट में हमारे एसटीबी के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसे हम कहेंगे टेम्पलेट, उसको लाइक जैसे आप बेस बना के उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक बेस पेयरिंग रूल को यूज करके दूसरा स्ट्रैंड बनाया जा सकता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इंटायर लेंथ के अंदर जैसे जहां भी उनको रेप्लिकेट होना है, तो इस पैटर्न के तहत ये स्पेसिफिक बेस पेयरिंग रूल के तहत जो है डीएनए की डुप्लीकेशन होगी या रेप्लिकेशन होगी। जैसे एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड सेम रहता है, जैसे थोड़ी देर पहले आपने पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल पढ़ा था, और उसका जो डॉटर स्ट्रैंड जो होगा वो एक नया स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड है जो एक नया स्ट्रैंड हर एक में बनेगा। तो इस अमल को हम कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन का पैटर्न है इससे हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव। वाई? बिकॉज एक स्ट्रैंड जो है वो सेम, पेरेंट स्ट्रैंड सेम रहता है, डॉटर स्ट्रैंड एक जो है पूरा डॉटर स्ट्रैंड एक नया बनता है। इसे हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इज सेम। तो हमारे एनटीबी के अंदर नेशनल टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे 3 मॉडल्स बताए गए हैं कि आइधर की ये डीएनए की रेप्लिकेशन
कि पैटर्न्स कितने होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। जो पैटर्न है एक है जिसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, जैसे अभी हमने नोट किया, इसे हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये जैसे ब्लू कलर का जैसे डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें 2 स्ट्रैंड है, तो आप जैसे देखिए एक ब्लू वाला स्ट्रैंड तो यही सेम रहा है, बट एक दूसरा इसका जो डॉटर स्ट्रैंड है जैसे ये ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, तो ये जो स्ट्रैंड आया है ये एक बिल्कुल नया है। 1 पेरेंट स्ट्रैंड 1 डॉटर स्ट्रैंड नया आता है। तो एक स्ट्रैंड सेम रहता है, सेमी की मीनिंग होती है हाफ या 1, जैसे इसमें इस केस में 1 है, 2 में से एक स्ट्रैंड जो है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव की मीनिंग है 1 वो सेम स्ट्रैंड रहता है, 1 जो डॉटर स्ट्रैंड जो बनेगा वो नया स्ट्रैंड होगा। न्यूक्लियोटाइड लिंक होते जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के तहत लिंक होते जाएंगे और डीएनए का एक पूरा नया एक एक करके जिस तरह से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे तो आगे इस तरह से क्या होगा, यकीनन ये होगा कि मीन्स एक डीएनए के चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रैंड क्यों ना हो, डुप्लीकेशन के टाइम पे उसका दूसरा डॉटर स्ट्रैंड बन सकता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को यूज करके। 1 जो पेरेंट स्ट्रैंड होगा वो सेम रहेगा, डॉटर स्ट्रैंड उसमें एक नया डॉटर स्ट्रैंड एक नया बन सकता है। तो इस रेप्लिकेशन के पैटर्न को हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न। तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मीन्स हाफ, यानी जो 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट होंगे एंड ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट। हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा, जैसे ये ब्लू कलर का ये स्ट्रैंड जो ये टेम्पलेट हुआ, इस टेम्पलेट के बेसिस पे एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना है जो डॉटर स्ट्रैंड है। इसी तरह से ये जो स्ट्रैंड है ये भी एक जैसे टेम्पलेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना है, टेम्पलेट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कंप्लीट दिस स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक छोटी सी सीक्वेंस के जरिए देखा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स वो नया स्ट्रैंड होगा, वो डॉटर स्ट्रैंड होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट 2 डीएनए डबल हेलिसेस होंगे। जैसे ये एक डबल हेलिक्स है, इस जैसी 2 डबल हेलिक्स हो गई, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए, जिसमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए तो आपको पता है हर एक डीएनए के अंदर 2 डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड जो है यकीनन वो पेरेंट डीएनए था और दूसरा स्ट्रैंड जो आया वो कॉम्प्लीमेंट्री उसका डॉटर स्ट्रैंड आया। तो बोथ आर विच कंसिस्ट ऑफ 1 पेरेंटल, जैसे आप देखें इसमें जो ब्लू कलर है जो ये पेरेंट है, अदर न्यू स्ट्रैंड जो दूसरा ये जो इसका स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड बना है, पूरा एक न्यू स्ट्रैंड बना है। जैसे ये न्यू स्ट्रैंड है, ये पूरा न्यू स्ट्रैंड बना है और पहले से जो है एक जो है पेरेंट स्ट्रैंड मौजूद है। इस तरह की रेप्लिकेशन को हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव कहेंगे। सच टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इसका सेमी कंजर्वेटिव। दूसरा भी एक मॉडल है कि भाई कंजर्वेटिव, दूसरा एक मॉडल है जिससे डीएनए रेप्लिकेशन का आइदर कंजर्वेटिव हो सकता है कि कंजर्वेटिव की मीनिंग ये होती है जैसे आप देखें ये पेरेंट डीएनए के 2 जैसे स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है तो यानी इसी में से यानी पूरे का पूरा एक बिल्कुल जैसा सेम बना, बाकी दूसरा जो ये बना है डीएनए का स्ट्रैंड वो नया बना है। इस तरह की रेप्लिकेशन को कहते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्व, पूरा एक डीएनए का सेम स्ट्रैंड आया। तो ऐसा होता नहीं है जैसे इसमें जैसे मॉडल एक्सप्लेन्स डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो कंजर्वेटिव मॉडल में क्या है, आफ्टर रेप्लिकेशन हैज अकर्ड 1 डॉटर मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। देखें ये इसमें बोथ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, अदर जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो बना अदर डॉटर कंटेन्स डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड मटेरियल। तो ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मटेरियल है और ये जो है पेरेंटल जो स्ट्रैंड्स हैं, तो इस तरह के मॉडल को कहेंगे हम जो कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। इसी तरह से एक तीसरा मॉडल है जिसे कहेंगे डिस्प्रेसिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमारे एनटीबी की ये टॉपिक है, नेशनल टेक्स्ट बुक के ये टॉपिक है, एसटीबी में नहीं है, जैसे हम डिस्कस करें तस्वीरें भी मौजूद है वहां पे। तो डिस्पर्स लफ्ज से निकला है डिस्पर्स, यानी ये जो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं ये किन किन जगहों पे डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे ये देखें ये पेरेंटल डीएनए, ये न्यू है, ये न्यू डीएनए, दोबारा से ये पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल है और इसमें न्यू है। जैसे ये न्यू 1 है जैसे कलर से जो रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो है पेरेंटल है। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े के बाद जैसे पेरेंटल न्यू डिस्पर्स होते जाएंगे। इस तरह के मॉडल को हम कहेंगे डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तो यानी पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, उनके न्यूक्लियोटाइड में जैसे कुछ जो सीक्वेंस इस जगह पे है कुछ इस जगह पे है, तो इस तरह से कंटिन्यूस नहीं है। एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टुगेदर विद न्यू न्यूक्लियोटाइड, thus 2 new daughter DNA molecules are formed।
दो डाटर डीएनए मॉलिक्यूल जो बने हैं, दो डाटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, ये डिस्प्रेसिव मोड में बने, डिस्पर्स्ड होकर, यानी छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में बने। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो जैसे आपको पता है कि हम जो पढ़ेंगे वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, और ऐसे ही सेम डायग्राम हमारे जो है एनटीबी के अंदर मौजूद है। ये डायग्राम तो उसमें आप जैसे देखेंगे, सबसे पहले सेमी तीनों मॉडल को कंपेयर करें, तो तीनों मॉडल को जब आप कंपेयर करेंगे तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में जैसे ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल होने के बाद जैसे देखें ये इस दोनों में जैसे रेड कलर है, तो क्या होगा कि जैसे एक ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप यकीनन देख रहे हैं कि इसमें जैसे एक जो बिल्कुल न्यू स्ट्रैंड है और ये एक पेरेंटल आ सकता है आफ्टर ये सेकंड रेप्लिकेशन। फर्स्ट रेप्लिकेशन के अंदर एक जो है, फर्स्ट रेप्लिकेशन के अंदर एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है और एक पेरेंटल है, ये जैसे न्यूली सिंथेसाइज्ड है और एक पेरेंटल होता है, इस तरह की रेप्लिकेशन को हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेकंड जब सेकंड रेप्लिकेशन होगी तो आप देखें वेरी इंटरेस्टिंगली, जब इसकी सेकंड रेप्लिकेशन, ये तो फर्स्ट रेप्लिकेशन होने के बाद सेमी कंजर्वेटिव आया, जब इसकी जब सेकंड रेप्लिकेशन, इसमें जब रेप्लिकेशन होगी तो वही है सेमी कंजर्वेटिव। कैसे? जिस तरह से आप देखिए ये जो है एक स्ट्रैंड सेम है और एक नया बन गया, इसका जो स्ट्रैंड है इसी तरह से इसमें भी जो एक बिल्कुल एक स्ट्रैंड बन गया है, तो ये इसे हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव। वन जो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, वन जो है पेरेंटल है। इसी तरह से ये जो पेरेंटल है, यकीनन हम इससे तो पेरेंटल कहेंगे क्योंकि ये तो F1 जनरेशन है। अब नेक्स्ट इसमें से रिप्रोडक्शन हो रही है, मींस इसकी कॉपी बन रही है, तो ये तो इसे हम कहेंगे पेरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं ना, जैसे जेनेटिक्स में हम कहते हैं पहले F1 जनरेशन होती है, F1 और सारी पेरेंटल P1 जनरेशन होती है, उसके बाद F1 होती है, देन F1 को F1 के साथ क्रॉस कराते हैं तो P2 बनती है ना। तो F1 क्या हुआ, F1 के जो अब वो पेरेंट बन गए, पहले तो वरना F1 था। तो इसी तरह से ये पेरेंट है तो उसमें वन स्ट्रैंड ये जो सेम रहा, वन जो है दोबारा से नया बना। तो इस मॉडल को हम ज्यादा फोकस देंगे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ज्यादा फोकस देंगे, बिकॉज इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव और डिस्प्रेसिव मॉडल आगे इनकी कोई डिटेल नहीं है, यहीं तक महदूद है। तो इसी तरह से जो कंजर्वेटिव मॉडल है, कंजर्वेटिव मॉडल में आप जैसे देखें कंजर्व करना, जैसे इनको कोई एनवायरमेंट मीडियम दिया गया था जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड इस तरह से लेबल थे, तो यानी ये बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ये ओरिजिनल है एज इट इज, दोनों स्टैंड इसके सेम है, दोनों स्टैंड सेम है। जब एनवायरमेंट, जाहिर है एनवायरमेंट के अंदर जैसे ब्लू कलर के जैसे न्यूक्लियोटाइड रखे गए हैं, तो जाहिर है दोबारा से जब F2 जनरेशन हुई तो ये पूरे वन स्टैंड उसके सेम हुए, दूसरे इसके एनवायरमेंट में जो पड़े थे ब्लू कलर वाले वो ब्लू कलर वाले आ गए। तो ये जो है कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता है, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में फिलहाल इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव की है। उसके बाद तीसरे मॉडल डिस्प्रेसिव मॉडल, जो ये डायग्राम हमारे एनटीबी में मौजूद है, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं कि ये पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल ये डिस्पर्स यानी टुकड़े टुकड़े की सूरत में जो आ रहा है, इस तरह के मॉडल को हम कहेंगे डिस्प्रेसिव मॉडल। तो एनीवे अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट फुल एंड फाइनल कब बात ये जो है कंफर्म हुई कि वाकई डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। इसके लिए मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंक स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और इस पे इनको जो नोबेल प्राइज भी मिला था, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंक स्टॉल, और उन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ऐसी पॉइंट्स तो यकीनन आपके पास मौजूद भी हैं, आपको दी गई हैं। तो अब हम जैसे वही सेम टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे 3 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तो दिए गए, बट मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंक स्टॉल ने जो एनालिसिस किया इनके कौन सा मॉडल जो करेक्ट है, वो मॉडल था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो उन्होंने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, बाकी कोई रेप्लिकेशन मॉडल वो नहीं चलते। कंक्लूजन उनका यही था। तो कंक्लूजन यही था, इन्होंने कैसे जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया पे था। ई कोलाई बैक्टीरिया दे ग्रो बैक्टीरिया इन मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जिस तरह से आप देखें कि ये एक ई कोलाई बैक्टीरियम जिसको किस में रखा गया, एक ऐसे मीडियम में रखा गया जिसके इर्द गिर्द जो है हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। वाई नाइट्रोजन? बिकॉज जो न्यूक्लियोटाइड होता है आपको पता है उसके अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस, हर न्यूक्लियोटाइड की एक आइडेंटिफिकेशन होती है नाइट्रोजिनस बेस। अगर नाइट्रोजिनस बेस N15 हैवी आइसोटोप्स के हैं तो यकीनन जो भी स्ट्रैंड बनेगा वो हैवी बनेगा उसमें से, बिकॉज उसके अंदर N15 है। इसी तरह से N14 जो मीडियम अगर हम देंगे तो जाहिर है N14 मीडियम न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा
उसके न्यूक्लियोटाइड तो यकीनन उस मीडियम से आएंगे, तो मीडियम तो उसमें अगर N14 लाइट मीडियम लाइट जो आइसोटोप्स है, तो जाहिर है एक स्ट्रेन नया भी बन सकता है, वो लाइट का भी हो सकता है। तो इसी वजह से नाइट्रोजन का आइसोटोप्स का मीडियम रखा गया नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से, ताकि उसमें जैसे न्यूक्लियोटाइड जो न्यू न्यूक्लियोटाइड बने, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर एक स्ट्रैंड में ए है तो सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टी होना चाहिए, थाइमिन होना चाहिए, तो ऐसे नाइट्रोजन के सारे जाहिर थाइमिन नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजन को जो है आइसोटोप्स की सूरत में जैसे N15 आइसोटोप्स जो है हैवी आइसोटोप्स होते हैं, N14 जो है लाइट आइसोटोप्स होते हैं, इस वजह से नाइट्रोजन के आइसोटोप्स से इस्तेमाल किए गए। तो N15 बेसिस बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बेसिस ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, यानी बैक्टीरियल डीएनए यानी यकीनन बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन होती है, तो यानी एक जो उनका अपना जैसे एक डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसमें नया जो बनेगा, तो जाहिर है एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी उसमें न्यूक्लियोटाइड थे उन्हीं को यूज करके जैसे एक नया स्ट्रैंड बना, तो जाहिर है N15 जो न्यूक्लियोटाइड थे या N15 नाइट्रोजनस बेस थे वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी ऐसे बैक्टीरिया बने जिनमें डीएनए था उसके अंदर N15 आ गया। तो इसी तरह से आफ्टर सेवरल जनरेशन बैक्टीरिया वर शिफ्टेड टू 3 सेपरेट प्लेट्स। सिर्फ और सिर्फ पहले किस में रखा, सिर्फ और सिर्फ पहले रखा N15 मीडियम में, N15 मीडियम में रखा, भले उसमें जो मल्टीप्लाई हो ग्रो करे, ताकि जो उनके जेनेटिक मटेरियल में ये N15 आइसोटोप्स जो हेवी आइसोटोप्स थे वो भले आ जाए। उसके बाद क्या किया, N15 मीडियम से निकाल के इन्होंने 3 अलग प्लेट्स में 3 अलग जो है ट्यूब्स में रखा इनको। कैसे रखा उनको, कैटेगरी कैसी थी, एक को जैसे N15 में ग्रो कराने के बाद फौरन ही जिस तरह से निकाल के एक मीडियम में रखा और उसमें ग्रोथ होने लगी, उसे एट 0 मिनट कहा गया क्योंकि फौरन निकाला। इसी तरह से एक जिस तरह से N15 को निकाल के एक लाइट N14 मीडियम में रखा, तो N14 मीडियम में रखा इस जगह पे, उसमें एक सैंपल लिया आफ्टर 20 मिनट्स लिया और दूसरा सैंपल लिया एट 40 मिनट्स लिया। तो यानी एक जैसे इसमें N15 से निकाल के फौरन ही जैसे N15 से निकाला है तो लाइट मीडियम में रखा ही नहीं, बट बाकी जिस तरह से इनको निकाल के N15 वालों को निकाल के N14 मीडियम में रखा गया और N14 में एक को जैसे 20 मिनट्स तक जो इसमें रखा गया उसका जो सैंपल लिया और दूसरा जो सैंपल लिया उन्होंने यहाँ पे उनकी ग्रोथ जैसे हो रही थी 40 मिनट के बाद जो है ये सीक्वेंस जो इनका सैंपल लिया। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि थ्री जो है इन्होंने सैंपल्स लिए, एक फौरन N15 हेवी आइसोटोप्स में जैसे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो फौरन ही उसको जो निकाला और बाकी को उन्होंने जैसे N14 मीडियम में रखा, N14 मीडियम में एक को जैसे वेरी वेल के 20 मिनट्स के बाद बाहर निकाला और दूसरे को 40 मिनट्स के बाद बाहर निकाला। तो अब सैंपल कितने हुए, 3 सैंपल हुए। एक सैंपल 0 मिनट का सैंपल है, दूसरा सैंपल किसका है 20 मिनट का सैंपल है और तीसरा सैंपल है उसे हम कहेंगे 40 मिनट सैंपल। एक 0 मिनट का जो फौरन N15 से निकाल के रखा। इसके अलावा एक और सैंपल जैसे इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया, ओनली एंड ओनली उसको जो है ग्रो किसमें किया, N14 मीडियम में किया, यहीं से नहीं निकाला उनको अलग, बिल्कुल जैसे पहले N15 में ग्रो कर रहे थे बैक्टीरिया को, इसी तरह से एक N14 में अलग कर N14 जो लाइट मीडियम है उसमें ग्रो कर रहे थे। उनको ये चेक करना था कि अगर हम N14 मीडियम देंगे तो जो न्यू स्ट्रैंड बनेंगे वो आइदर जो लाइट आइसोटोप्स वाले होंगे, कोई चेंज होंगे या हेवी होंगे, क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो इस तरह से उनको बिल्कुल ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो दूसरी साइड पे भी चेक करने के लिए कि आइदर वाकई ऐसे होता है या नहीं, कि अगर N15 में जो है ये हेवी होने की वजह से आगे हम देखेंगे उनकी डेंसिटी के हवाले से वो बॉटम पे चले जाते हैं, अगर लाइट है तो मीन्स टॉप पे होना चाहिए, वाकई ऐसे होता है या नहीं, तो एक अलग भी था। बट इनका जो मेन एक्सपेरिमेंट वो 3 प्लेट्स इन पे था, एक 3 प्लेट्स which were already poured into the medium containing light isotopes, तो उनको जो है लाइट आइसोटोप्स में रखा गया, एक फौरन यहाँ से निकाला गया जो मीन्स, तो उसे हम कहेंगे कि 0 मिनट का सैंपल है, बाकी जैसे एक 20 मिनट का सैंपल था और एक 40 मिनट का सैंपल है। तो इसी तरह से अब फर्दर रिजल्ट क्या आई हम देखेंगे कि फर्दर रिजल्ट्स इसमें क्या आई। फर्दर रिजल्ट ये आई कि जैसे, अच्छा ये सेम वही डायग्राम है, फर्दर रिजल्ट्स
DNA samples were dissolved in cesium chloride. तो जैसे आपको पता है कि जैसे 3 सैंपल लिए, एक 0 मिनट का, एक 20 मिनट का और एक 40 मिनट का। अब इन सैंपल्स को सीशियम क्लोराइड में रखा गया और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से गुजारा गया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से ये होता है कि जाहिर है हर एक, जैसे आपने फर्स्ट ईयर एसटीबी के अंदर पढ़ा होगा सेल फ्रैक्शनेशन, तो उसमें जितने भी सेल्यूलर कंटेंट्स होते हैं आपको पता है कि सबसे पहले उनको फिजिकली क्रश किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन तोड़ के निकाला जाता है, देन उसको जो है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है एक स्पीड एंड टाइम के हवाले से। तो पहले स्पीड कम होती है, टाइम भी कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है और देन उनको सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाल के जब उनको रेस्ट दिया जाता है, जो हैवी जो आर्गेनिल थे, बड़े आर्गेनिल थे, वो बॉटम पे आ जाते हैं और लाइट जो जितने थे वो उनकी डेंसिटी के हवाले से जो ऊपर आते थे। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया को आप सीशियम क्लोराइड के मीडियम में रख के देन सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन एक पर्टिकुलर स्पीड एंड टाइम पे करने के बाद जब उन टेस्ट ट्यूब को निकाल के आप रखेंगे, क्योंकि सीशियम क्लोराइड किसी भी लाइक मॉलिक्यूल के हवाले से खास तौर पे जो है न्यूक्लिक एसिड की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए वो सीशियम क्लोराइड का यूज होता है। तो जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन होगी तो सीशियम एंड क्लोराइड को वो पुश कर देंगे बॉटम की तरफ और ये सीशियम और क्लोराइड जो है बैक्टीरिया के साथ डिजॉल्व होके देन वो अगर हेवी जो उसमें अगर आइसोटोप्स थे N15 तो बॉटम में चले जाएंगे, अगर लाइट आइसोटोप्स हैं तो टॉप पे आ जाते हैं, अगर इंटरमीडिएट है तो यानी एक हेवी और लाइट को इंटरमीडिएट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है सीशियम क्लोराइड के एनवायरनमेंट में इनको रख के सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया गया, रेस्ट दिया गया और उसके बाद देखा गया कि आइधर जो डीएनए जो है वो आइधर बॉटम पे है, इंटरमीडिएट पोजीशन पे है या टॉप पे। अगर बॉटम पे है तो हम कहेंगे कि ये इसमें दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो हेवी हैं, अगर इंटरमीडिएट है तो उसमें एक लाइट है एक हेवी है, अगर दो टॉप पे है तो हम कहेंगे इसमें दोनों N14 के स्ट्रैंड है। तो इस वजह से जो है इनको सीशियम क्लोराइड के अंदर रखा गया। डीएनए सैंपल्स वर डिसॉल्व्ड, यानी डीएनए सैंपल्स वर डिसॉल्व्ड इन सीशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड देन स्पन की मीनिंग है इस तरह से इनको घुमाया गया एट वेरी हाई स्पीड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग फॉर अर्थ। और उसके बाद क्या हुआ, सीशियम क्लोराइड, सीशियम एंड क्लोराइड आयंस टेंड टू बी पुश्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स द बॉटम ट्यूब। तो जाहिर है ये सीशियम क्लोराइड के अंदर डीएनए सैंपल तो डिसॉल्व हो चुका था, अब सेंट्रीफ्यूगेशन करने से इनको ये सीशियम क्लोराइड जो अब बॉटम पे चले गए, तो अल्टीमेटली एक ग्रेडियंट ऑफ सीशियम एंड क्लोराइड आयन एस्टैब्लिश्ड इन द ट्यूब। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए were settled down and formed sediments to the level of their desired densities। तो उसके बाद देखा गया कि अगर N15 मीडियम जो में रखे गए थे बैक्टीरिया तो वो बिल्कुल नीचे आएंगे और अगर N15 में है, N14 में है तो टॉप पे आएंगे और इंटरमीडिएट कोई डेंसिटी होगी तो यकीनन दोनों के दरमियान होगी। तो ये डेंसिटी को डिटरमाइन जो है कौन करा रहा है, ये सीशियम क्लोराइड करा रहा है। तो इसकी बेसिस पे किसी भी मींस एलिमेंट की कंपाउंड की जो हम जो इसकी डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, खासतौर पे न्यूक्लिक एसिड की जो डेंसिटी सीशियम क्लोराइड के जरिए डिटरमाइन की जा सकती है। ये पैरा जो है एनटीबी के अंदर मौजूद है जैसे आपको पता है। अब जो रिजल्ट आई हम उन पे कंक्लूड करते हैं कि रिजल्ट कौन सी आई। चलो तो 3 सैंपल थे 0 मिनट के और उसके बाद जो एक सैंपल था 20 मिनट का और तीसरा सैंपल था जो 40 मिनट का। अब हम उनकी करेंगे एनालिसिस। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है या कोई भी रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट होती है, वो रिसर्च एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद यकीनन हम उसकी एक एनालिसिस करते हैं। जैसे डॉक्टर साहिबान जैसे कहते हैं जाए ब्लड टेस्ट करा के आए, ब्लड टेस्ट रिजल्ट तो आ गई, रिजल्ट आ गई, ये वैल्यू इतना है, ये वैल्यू इतना है, ये वैल्यू इतना है, तो उसके बाद उनकी एवोल्यूशन तो होनी चाहिए, उसकी एनालिसिस तो होनी चाहिए कि नॉर्मल रेंज क्या है और बढ़ी हुई है रेंज है या कम है। तो उससे हम कहते हैं आखिर में जैसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जो रिजल्ट निकलती है उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, इंटरप्रीट करके आप बताएं कि क्या हुआ है। तो यानी डेंसिटीज के हवाले से क्या हुआ है, आप क्या इसमें अज्यूम करेंगे, क्या साबित करेंगे। तो इस तरह से जैसे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर थ्री जो सैंपल थे, 0 मिनट वाला और दूसरा था 20 मिनट वाला और तीसरा था 40 मिनट का सैंपल। अब हम इनकी जो है रिजल्ट देखेंगे कि 0 मिनट में क्या, 0 मिनट वाले जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर क्या है। अपीयर्ड हेवीएस्ट एंड फॉर्म्ड सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ ट्यूब। हम उसमें ये रिजल्ट मिली
कि जो ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराई, तो वो सारे जो है बिल्कुल बॉटम पे थे। 0 मिनट वाले जितने भी डीएनए के मॉलिक्यूल थे वो बॉटम पे आ गए थे। इसी तरह से 20 मिनट वाले फॉर्म्ड सेडिमेंट इंटरमीडिएट बिटवीन 0 मिनट सैंपल एंड 40 0 मिनट सैंपल और सैंपल ऑफ 40 मिनट और इनके दोनों के दरमियान यानी इंटरमीडिएट कंडीशन पे था, इंटरमीडिएट पे था। जैसे ये 20 मिनट का सैंपल है, ये 20 मिनट का सैंपल इंटरमीडिएट कंडीशन पे है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे 0 मिनट का ये बॉटम पे है। और इसी तरह से डीएनए सैंपल ऑफ द 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में क्या है, 40 मिनट्स में 2 सेडिमेंट्स, वन एट द टॉप, एक टॉप पे है और एक इंटरमीडिएट पे है। इनकी अलग डायग्राम भी है, हम उसके फाइनल उसकी एनालिसिस भी करेंगे। तो यानी जो 0 मिनट का था वो बॉटम पे है और 20 मिनट्स का है तो वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे है। जैसे बताया गया है कि एक जैसे 0 मिनट के सैंपल और 40 मिनट के सैंपल के दरमियान तो मीन्स इंटरमीडिएट पे है। और जैसे 40 मिनट का जो सैंपल जो नजर आया, एक इंटरमीडिएट पे आया और एक जो बिल्कुल टॉप पे आया, एट द वन एट द टॉप एंड अदर एट द इंटरमीडिएट। ये डिस्क्रिप्शन रिजल्ट आई, रिजल्ट आने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि ये किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या हुआ है, हुआ क्या है। रिजल्ट तो आ गई, टेस्ट ट्यूब में नजर आ रहा है कि ये नहीं 0 मिनट का जो सैंपल है वो बॉटम पे पड़ा है, इसी तरह से 20 मिनट का सैंपल है वो इंटरमीडिएट कंडीशन पे पड़ा है, और जो 40 मिनट का सैंपल है उसमें 2 सैंपल जैसे आए, एक जैसे इंटरमीडिएट पे एक टॉप पे है। तो इन्होंने कंक्लूड ये किया कि डीएनए कंट्रोल सैंपल जो, जैसे आपको पता है कंट्रोल सैंपल किसे कहते हैं, जो ओनली एंड ओनली N14 आइसोटोप में अलग रखा था उसे कंट्रोल सैंपल कहेंगे। अपीयर्ड लाइटेस्ट बोथ स्ट्रैंड्स, उसमें पता चला कि अगर हम कंट्रोल सेंटर में रखा तो लाइटेस्ट बिल्कुल टॉप पे जो आया था वो, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दोनों स्ट्रैंड N14 के हैं। तो उन्होंने कंक्लूड ये किया बिकॉज, तो इससे ये साबित हुई कि अगर जिसमें दोनों स्ट्रैंड अगर लाइट आइसोटोप्स वाले हैं तो वो टॉप पे, दोनों स्ट्रैंड अगर जिनमें N15 है तो वो बॉटम पे आ जाएंगे। इंटरमीडिएट क्या आएंगे, यकीनन तो उसमें एक N14 होगा और एक N15 होगा। तो डीएनए सैंपल एट 0 मिनट, 0 मिनट में अपीयर्ड हेवीएस्ट तो बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ N15। तो N15 होने की वजह से क्या हुआ कि इसके जो बिल्कुल बॉटम पे ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आ गए थे। अब रिमेनिंग जैसे दो हैं, एक है जैसे 20 मिनट का और एक जो है 40 मिनट का सैंपल था। 20 मिनट के सैंपल में जैसे इंटरमीडिएट कंडीशन पे आई, हेवी और लाइट के दरमियान आया था, तो उससे हम कहेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट स्ट्रैंड पे क्या हुआ, जाहिर है उसमें एक N15 का था और एक N14 का था। एक N15 का था राउंड रेप्लिकेशन हाइब्रिड, इंटरमीडिएट पे वन स्ट्रैंड N14 एंड अदर स्ट्रैंड N15 का था। तो जो खास आखिर में जो कंक्लूड एक और चीज से किया कि जैसे 40 मिनट्स पे क्या हुआ, 40 मिनट पे क्या हुआ, एक एनदर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जो उस एनवायरनमेंट के अंदर जो बैक्टीरिया रखे गए थे, तो 20 मिनट के बाद जो एक रेप्लिकेशन या वन टाइम में रिप्रोड्यूस हुए, 20 मिनट के बाद दूसरे टाइम रिप्रोड्यूस हुए बैक्टीरिया। मल्टीप्लीकेशन तो होती जाती है ना बैक्टीरिया की, तो नेक्स्ट टाइम जब बैक्टीरिया की मल्टीप्लीकेशन हो रही थी तो उस वक्त यानी एक और कॉपी भी बन गई। जैसे 0 मिनट पे कोई बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हुई है, 20 मिनट में बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन हुई है, और 40 मिनट में एक और एनदर जो है कि जनरेशन बन गई बैक्टीरिया की, एनदर जनरेशन बन गई। तो उसमें देखा गया कि वन जो इंटरमीडिएट एंड वन जो आया था वो बिल्कुल दोनों स्ट्रैंड N14 के थे और लाइट थे। तो इससे ये कंक्लूड किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्व्ड। डीएनए सैंपल एट 40 मिनट्स व्हेन हाइब्रिड डुप्लेक्स रिपीटेड सेकंड राउंड, इट कंटेन्ड N15 स्ट्रैंड फ्रॉम अनदर हाइब्रिड डुप्लेक्स, इस वजह से इंटरमीडिएट आया, और एक जो है N14 एंड अदर स्ट्रैंड जो है N15 था। दूसरा जो है N14 और लाइटेस्ट दोनों ये जो N14 के, ये कैसे है, ये जो खास तौर पे जो स्टेज आपको बता रहे हैं कि एक जो इंटरमीडिएट आए और एक लाइट आए, इसका रिलेशनशिप जो हमने थोड़ी देर पहले जैसे पढ़ा था वही सेम है। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक डायग्राम दी, आपके टेक्स्ट बुक में भी जैसे डायग्राम मौजूद है, टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम जो 3 मॉडल्स है ना वो उसमें मौजूद है। 3 मॉडल्स उसमें ये जो पॉइंट मौजूद है। कौन से 3 मॉडल, जैसे ये पहली जनरेशन है, ये F1 फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, तो उसमें एक है लाइट और एक हैवी आ गया। अब जो दूसरा जो राउंड था, सेकेंड राउंड जो 40 मिनट्स का था,
तो यानी ये पॉइंट जो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, जो 40 मिनट्स में क्या हुआ था। 40 मिनट्स में आप जैसे देखें, इसी में से अनदर टाइम एक रेप्लिकेशन हुई है, तो एक उसमें यानी एक ऐसा स्ट्रैंड बना, एक ऐसा स्ट्रैंड बना जिसमें एक लाइट और एक हैवी चेन थी, और एक ऐसा स्ट्रैंड बना जिसमें दोनों लाइट चेन थी। वो ये है, एक लाइट और हैवी, और ये दोनों जो लाइट, यानी इसमें दोनों N14 है, और इसमें एक N14 का स्ट्रैंड है और एक N15 का स्ट्रैंड है। तो आखिरी जो 40 मिनट का जो सैंपल है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में इस एनटीबी के अंदर ऐसी डायग्राम देखेंगे तो आपको यकीनन ये नजर आ जाएगी पॉइंट। ठीक है, होपफुली आपने ये समझ लिया होगा। एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान। सबसे पहले जैसे चेक किया गया कि वाकई के N15 जो हैवी है या वाकई N14 जो लाइट है, तो उसमें बैक्टीरिया को ग्रो किया मेनी टाइम्स, तो कंफर्म हुई कि वाकई N14 की अगर बेसिस हम रखेंगे तो नाइट्रोजनस बेसिस में वो ऐड होंगे नाइट्रोजन, तो उससे क्या होगा कि जैसे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे जो लाइट चेन बनाएंगे, और अगर N15 में रखेंगे तो वो हैवी चेन बनाएंगे। तो तजुर्बा किया गया, इकोलाई बैक्टीरियम पे मीडियम दिया गया, तो सबसे पहले N15 में ग्रो करा के फौरन ही उनको शिफ्ट किया N14 में। N14 आपको पता लाइट मीडियम है। एक सैंपल तो 0 मिनट पे लिया, दूसरा सैंपल लिया 20 मिनट्स के बाद, और तीसरा सैंपल लिया 40 मिनट्स के बाद। 0 मिनट में देखा गया कि उसमें जैसे रिप्रोडक्शन हुई नहीं, दोनों स्ट्रैंड उसके जो है हैवी थे। 20 मिनट्स में देखा कि वन टाइम रिप्रोडक्शन हुई है, तो उसमें एक लाइट और एक हैवी था। जाहिर है 40 मिनट्स में रखा गया तो एक और राउंड रेप्लिकेशन का हुआ, एक और राउंड रेप्लिकेशन का हुआ। जैसे अगर हम इसी में से समझे ना कि ये दोनों जो है 0 मिनट के हैं, तो उसमें दोनों जो हैवी स्ट्रैंड है, अगर 20 मिनट्स में रखेंगे तो एक लाइट और हैवी आ जाएगा। 40 मिनट्स में रखेंगे तो जाहिर है इसमें से एक और कापी बन जाएगी। तो रिजल्ट क्या होगी, एक होगा लाइट होगा और एक हैवी होगा। एक एक डीएनए के स्ट्रैंड में एक लाइट और हैवी, और एक ऐसा डीएनए का लाइक मॉलिक्यूल होगा जिसमें दोनों जो लाइट होंगे। तो ये 0 मिनट, ये 20 मिनट और ये 40 मिनट की रिजल्ट है आपके सामने, आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है। अब इनके वर्ड्स हैं जो आपको याद करना आपका काम है, समझाना हमारा काम है, टेस्ट लेना हमारा काम है। तो फिर इसमें तो दुनिया में जैसे कई अच्छी बातें होती है, कम लोगों को कभी कभार समझ में आती, कभी नहीं भी आती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें नहीं समझ में आती। आप मेहनत करेंगे तो यकीनन ये याद करेगा। मेहनत करना आपका काम है, आपको टेस्ट देनी है, तो यकीनन आपका फ्यूचर जो अच्छा होगा। तो आप अपने लिए पढ़ें, मेहनत करें, ताकि अगर ऐसे सवाल क्वेश्चन वगैरह आए तो उसको आप हल कर पाए। अपने लिए पढ़े, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। मैकेनिज्म है, जैसे किसी स्टूडेंट ने कल पूछा था कि मैकेनिज्म भी है डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। जैसे ये तो हम पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से कि हाँ एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो है उनमें से डॉटर स्ट्रैंड बनते हैं, बट मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से बनते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड कैसे आके अटैच होता है, कौन से एंजाइम्स होंगे, किस पैटर्न में ये रेप्लिकेशन होती है। तो यकीनन ये मैकेनिज्म इससे हम कहेंगे, मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है। तो हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन बाजार तो हम जैसे बहुत ही आसान से कह रहे हैं कि लाइक आसानी से कह रहे हैं कि ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो डीएनए की जो इसमें सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, जैसे जी है, ए है, टी है, सी है, ए है और टी है फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह से इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा, जिससे हम कहेंगे डॉटर स्ट्रैंड कहेंगे। डॉटर स्ट्रैंड बनेगा तो एक नया बनेगा, जैसे टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है। ये तो हम कहते हैं कि एक स्ट्रैंड में से, पेरेंट स्ट्रैंड में से एक डॉटर स्ट्रैंड नया बन सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से यानी एक पेरेंट स्ट्रैंड में से दूसरा उसका डॉटर स्ट्रैंड बन सकता है। बट इसकी भी जो मैकेनिज्म के हवाले से वेरियस स्टेजेस है। पहले इनिशिएशन है। इनिशिएशन की मीनिंग है कि यानी ये रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी। डीएनए तो इसका क्रोमोसोम में जैसे बहुत ही
लाइक जैसे उसकी लेंथ भी बढ़ी है, किस जगह से या कहाँ से जो स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशिएशन कैसे होगी। जिस तरह से अगर हम कहते हैं कि कोई भी एक चीज यहाँ पे मौजूद है, अगर हम इसको कट करना चाहें फॉर एग्जाम्पल, तो कहाँ से कट करें। अगर इसके 2 पीसेस बनाने हैं तो अगर इसको कट करें तो किस जगह से कट करें। तो यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे कटिंग की बात नहीं, ये रेप्लीकेशन की बात है। तो यानी रेप्लीकेशन इनिशिएट हो, स्टार्ट हो, इसी तरह से स्टार्ट होने के बाद वो आगे बढ़ती जाए, न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएं और एक पेरेंट स्ट्रैंड में से जो है एक उसका डॉटर स्ट्रैंड भी बनता जाए, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन और पोलीमराइजेशन फेज। पोलीमराइजेशन क्यों कहते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे एक मोनोन्यूक्लियोटाइड लिंक होते जाएंगे, लिंक होते जाएंगे, जिस अमल को हम कहेंगे कंडेंसेशन, या उसके रिजल्ट में फाइनल एक जो है पॉलीमर बन जाता है, मैक्रोमॉलिक्यूल बन जाता है, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जाहिर है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल सब ऐड होते जाएंगे, मोनोमर ऐड होते जाएंगे, तो मींस एक पॉलीमर बनेगा, और इस अमल को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और जाहिर है जब 2 डॉटर स्टैंड बन जाएंगे, डॉटर स्टैंड बन जाएंगे, तो वो जो है वहां पे मैकेनिज्म खत्म हो जाएगी। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि यानी फिनिश होना, खत्म होना, कि डीएनए रेप्लिकेशन अब जो है बिल्कुल फिनिश हो गई, खत्म हो गई। तो सबसे पहले हमें इनिशिएशन फेज, इनिशिएशन लफ्ज की मीनिंग है स्टार्ट। तो स्टार्ट का उसमें भी एंजाइम्स की जरूरत होती है, सबसे पहले एंजाइम्स की जरूरत होती है। ये सारा जो है एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है, एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। तो ये बिल्कुल नए टॉपिक हैं सारे, जो एनटीबी के टॉपिक है, इनिशिएशन फेज एनटीबी के टॉपिक है, ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ एनटीबी, ये सारे एनटीबी की टॉपिक्स है। तो पेज नंबर जो भी है, आप इस पेज नंबर को, कोई बड़ा मसला नहीं, अगर कहीं भी गलत थोड़ा है तो आप उसको देख लेना, बट बुक तो आपके सामने मौजूद है। इनिशिएशन फेज है, उसकी हेडिंग को देखें। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल। सबसे पहला टर्म आप पढ़ेंगे रेप्लिकेशन बबल। बबल तो आप समझते हैं कि यानी कोई भी एक थोड़ा सा, जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, उसमें ये जो थोड़ा सा वाइडर पोर्शन हो गया, इसे हम कहेंगे बबल कहेंगे। जैसे इस डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर एक बबल बना है, और इस डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर जैसे 2 बबल बने, तो इस बबल, इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल, क्योंकि यहाँ से अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनने का अमल शुरू होगा। पेरेंट स्ट्रैंड, हर एक पेरेंट स्ट्रैंड में से एक डॉटर स्ट्रैंड नया बनेगा, तो इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल, कैरेक्टर बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जैसे एक ही रेप्लिकेशन बबल बनेगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके डीएनए के अंदर मींस मेनी बबल्स एट ए टाइम भी बनते हैं, मेनी बबल्स भी बनते हैं। तो रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फोर्क। फोर्क तो आप समझते हैं, जैसे ये कोई 2 स्मूथ चीजें ऐसी वाइडर चीजें हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं फोर्क कहते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें, ये रेप्लिकेशन बबल बना है, तो रेप्लिकेशन बबल बना है, तो इससे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे, इसे कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। इसी तरह से ये भी रेप्लिकेशन फोर्क है, ये भी रेप्लिकेशन फोर्क है, इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। मोर ओवर, जैसे ये देखें, ये रेप्लिकेशन फोर्क है, ये रेप्लिकेशन फोर्क है, ये रेप्लिकेशन फोर्क है, ये रेप्लिकेशन फोर्क है, और ये पूरे इस यूनिट को अब हम कहेंगे कि ये रेप्लिकेशन बबल है, इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल। पूरा ये सब जो रेप्लिकेशन बबल है, और ये जो रीजन होता है इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क डायग्राम में से आपके पास यकीनन मौजूद है, उसमें आप जैसे देखेंगे ये रेप्लिकेशन फोर्क कहलाती है, रेप्लिकेशन फोर्क। तो जाहिर है ये जो एक खास पॉइंट जो होती है जहां पे डीएनए की मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, उसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, यानी यहाँ से जो है बबल बनेगा। जैसे ही बबल होगा तो उसकी जो साइड्स जो थोड़ी सी वाइड होती है, उसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। सो इट इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए के अंदर एक खास सीक्वेंस है, वहीं से जो ये बबल बना है अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए एंड फॉर्म फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन बिगिंस। जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये वाइडर एरिया जो है इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल कहेंगे, और ये जो एंगल्स जो बनी है इन्हें हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। और यूकैरियोट्स में एक या उससे ज्यादा जो रेप्लिकेशन की साइट्स होती हैं, जैसे ये साइट है रेप्लिकेशन ओरिजिन या साइट, और प्रोकैरियोट के अंदर ओनली 1 ऐसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ओनली 1 होती है, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल ही डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, तो एक रेप्लिकेशन बबल बना। तो इसी तरह से जो है हर एक पेरेंट स्ट्रैंड में एक डॉटर स्ट्रैंड नया बन जाएगा। बट जैसे यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम्स भी ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है, तो एक से ज्यादा जो है
ऐसे रेप्लिकेशन बबल बनते हैं। तो यकीनन आप इसमें दो टर्म नोट करेंगे, एक रेप्लिकेशन फोर्क है और दूसरा है रेप्लिकेशन बबल। तीसरा टर्म ये है कि रेप्लिकेशन की साइट ओरिजिन साइट है। रेप्लिकेशन की ओरिजिन की साइट या जगह जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, जहां पे एक रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, जो इस तरह से जो एंगल्स होती हैं, तो उससे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क, और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगी तो उसे बबल कहेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बबल, और ये जो होती है इससे इन पॉइंट्स को हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। ठीक है, तो ये इनिशिएशन का फेज है। दिस फेज इज ऑफ इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन लफ्ज की मीनिंग है स्टार्ट। डीएनए रेप्लिकेशन का अब स्टार्ट का अमल हुआ है, जिसमें एक रेप्लिकेशन बबल बना है और ये फोर्क्स बनी हुई है। और डीएनए के स्ट्रैंड पे सबसे पहले यहाँ पे एक साइट होती है, जगह होती है न्यूक्लियोटाइड की, जहां पे यानी इस जगह से जो है रेप्लिकेशन होनी है। रेप्लिकेशन बबल ऐसे प्रोकैरियोट के अंदर एक होता है, यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा होता है। तो ये होपफुली आपने ऐसे पॉइंट्स नोट किए। अब हम आते हैं रेप्लिकेशन फोर्क वगैरह बनने के बाद, जैसे ये अलग से डायग्राम है, अलग से भी डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये रेप्लिकेशन साइट ऑफ ओरिजिन है, ये ओरिजिन की साइट है। तो ये पूरा जो है रेप्लिकेशन बबल है, ये इस पूरी पॉइंट को हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। बट इन्हीं रीजन को हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। ये रेप्लिकेशन फोर्क है और ये रेप्लिकेशन बबल है। मोर ओवर आप ये भी पॉइंट देखें, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, वो एंटी पैरेलल नेचर होते हैं। जैसे एक ये 5 to 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पे दूसरे का जो डायरेक्शन है 5 to 3 प्राइम एंड है। 5 to 3 प्राइम एंड। होपफुली ये चीजें आपकी जो बेसिक डीएनए की स्ट्रक्चर थी उसमें आपने पढ़ा था कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 to 3 प्राइम एंड और दूसरा स्ट्रैंड इसका एंटी पैरेलल हुआ, तो उसका भी है तो डायरेक्शन बढ़ने का यही है, 5 to 3 प्राइम एंड। बट बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक है जैसे 3 प्राइम एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड भी अटैच होगा तो इस एंड से होगा, 5 से नहीं होगा। इसी तरह से ये जो एंड है इसमें भी एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच हो, कार्बन नंबर 3 है, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 है, जो फ्री एंड पड़ा है उसे हम कहते हैं ये 3 प्राइम एंड है। ठीक है, तो ये आगे बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे, 5 to 3 प्राइम एंड और 3 to 5 जो भी है ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे। तो प्राइम एंड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए पहला एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम जो आएगा, जाहिर है ये एंजाइम रेगुलेटेड है, रेप्लिकेशन बबल, और फाउंड बाय 2 एंजाइम्स एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। तो एक इसमें जो है डीएनए हेलिकेस एंजाइम है, डीएनए हेलिकेस। हेलिक्स लफ्ज आपने सुना होगा, हेलिक्स की मीनिंग ही होती है जैसे हेलिक्स, डबल स्टैंडर्ड क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर होती है उसे हेलिक्स कहते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं, हेलिसिस प्लूरल है। तो ये हेलिकेज एंजाइम है, वर्ड से जाहिर है ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको जो है अलग करना है, ब्रेक करना है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो टूटेंगे तो 2 स्ट्रैंड अलग होंगे। जाहिर है जो बबल बनाए तो पहले तो ये ऐसे पड़े थे 2 डीएनए के स्ट्रैंड, अब बबल बनाएगा थोड़ा सा स्पेस जो ये वाइड हुआ है, क्यों हुआ है, वाई बिकॉज अब यहाँ पे जो है यहाँ पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम की एक्शन की वजह से होगा। जैसे ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम जैसे वरना देखें आप, डीएनए हाईली क्वाइल्ड है, जब डीएनए हेलिकेज एंजाइम जब एक्शन करेगा, जैसे ये एंजाइम जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है इसकी एक्शन की वजह से जैसे एक स्ट्रैंड अलग हुआ है, ये दूसरा स्ट्रैंड अलग हो गया, और ये जो पॉइंट्स होंगी इन्हें हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। ये जो पॉइंट होगी इन्हें हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। और इसी तरह से जाहिर है आगे कंटिन्यू है तो पूरा एक बबल लाइक स्ट्रक्चर ये बना है, बबल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एंजाइम ये जो आपको नजर आ रहा है पर्पल कलर का, ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है इसका काम है डीएनए जो एक दूसरे के साथ 2 स्ट्रैंड हेल्प टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड थे, अब ये एक दूसरे से अलग हो गए, किसकी एक्शन की वजह से, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। पहला एंजाइम ओपन्स टर्न्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स बाय काजिंग ब्रेकडाउन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए। जैसे आपको पता है कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 डीएनए के स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ लिंक थे। ये 20 नैनोमीटर जो डायमीटर जैसे हमने पढ़ा था, ये क्यों वाई बरकरार होता है कि ये इसमें जो है हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो 2 स्ट्रैंड्स को होल्ड करते हैं, जैसे एडेनिन एंड थाइमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड,
ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकेज ने क्या किया, इन्हीं बॉन्ड्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया तो जाहिर है दो स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए। तो पहला एंजाइम जो इस बबल बनाने में भी इसका रोल है, वाइडर पोर्शन हो गए, तो सो दैट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड। तो डीएनए हेलिकेज का काम ये होता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करें या अलग करें, ये काम होगा डीएनए हेलिकेज का होगा। इसी तरह से फॉरन एक और एनदर एंजाइम भी है जिसका नेम है डीएनए गायरेज। अब वो इसका एक्शन होगा एनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड द डीएनए गायरेज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम है डीएनए गायरेज एंजाइम। डीएनए गायरेज एंजाइम वो भी इसी तरह से, इसमें भी रोल है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि बबल बनाने में डीएनए गायरेज का भी जैसे रोल है। जैसे ये तो आपको पता है कि ये डीएनए हेलिकेज है जो इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के दरमियान डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके दो स्ट्रैंड को अलग कर रहा है। बट उससे पहले आगे एक और एंजाइम भी काम करता है, जैसे ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नेम है डीएनए गायरेज एंजाइम। डीएनए गायरेज एंजाइम जो होता है वर्क स्लाइटली अहेड ऑफ डीएनए हेलिकेज। जैसे ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है, इससे थोड़ा सा आगे ये एंजाइम काम करेगा। क्या होगा, जैसे आप देखें डीएनए तो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, वेरी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। इस क्वाइलिंग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अनवाइंड करना, जैसे ये देखो ना, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट है, ये डीएनए की स्ट्रैंड क्वाइल्ड है, बट ये जो स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर जो बनी है वो किसने बनाई है, ये इस डीएनए गायरेज एंजाइम ने बनाई है। तो डीएनए गायरेज एंजाइम स्लाइटली वर्क स्लाइड अहेड ऑफ डीएनए हेलिकेज एंजाइम और फैसिलिटेट्स इन अनवाइंडिंग प्रोसेस। अनवाइंडिंग की मीनिंग है इन दो डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए ये जाहिर है मदद दे रहा है, बिकॉज आखिर में जो जैसे मेन जो काम तो वो डीएनए हेलिकेज का है, बट उसको भी फैसिलिटेट करने के लिए दो स्ट्रैंड्स को अलग बनाने में इस डीएनए गायरेज एंजाइम का काम है। होपफुली आपने डायग्राम के जरिए इसको समझ लिया होगा कि जैसे ये डीएनए की डबल स्ट्रैंड हाईली क्वाइल्ड है, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट है, बट उन सेपरेशन से पहले जैसे आप देख रहे हैं कि इस क्वाइलिंग को थोड़ा सा अलग करने में इस डीएनए गायरेज एंजाइम का भी काम है, डीएनए गायरेज एंजाइम का भी काम है। तो डीएनए गायरेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू एक्शन ऑफ दिस टू एंजाइम्स। कौन सी दो एंजाइम, एक डीएनए हेलिकेज एंजाइम और दूसरा डीएनए गायरेज एंजाइम, इनकी एक्शन की वजह से क्या हुआ, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड अपीयर बबल लाइक अपीयरेंस एंड कॉल्ड द रेप्लिकेशन बबल, और उसकी वजह से रेप्लिकेशन बबल बन गया है। दो एंजाइम की एक्शन की वजह से रेप्लिकेशन बबल बना है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को अलग करेगा, और उसके बाद डीएनए गायरेज एंजाइम जो इसका एक्शन ये था कि यानी ये जो फैसिलिटेट कर रहा है कि हेलिकेज एंजाइम वर्क करे ताकि डीएनए क्वाइल पहले सबसे पहले उनको अलग थोड़ा सा करें, अनवाइंड करें। अनवाइंड करने का काम डीएनए गायरेज का है, और डीएनए हेलिकेज का काम होता है डीएनए के दो स्ट्रैंड को अलग करें ताकि एक बबल बन जाए। तो बबल बन गया है पूरा उसमें, और ऐसी जो पॉइंट्स होंगी इन्हें हम कहेंगे फोर्स कहेंगे, फोर्स, जिसे आपने पढ़ा FOR के फोर्स, तो ये अब बन गए। ठीक है, तो इन दो एंजाइम की फंक्शन याद करेंगे, बिकॉज एंजाइम की फंक्शन याद करना बहुत ही जरूरी है, और हमने तो हद से ज्यादा कोशिश की है कि अगर ऐसी डायग्राम के जरिए आपको समझाया जाए ताकि आप नेक्स्ट टाइम देखें ही ना, नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक ही ना देखें, अगर इन डायग्राम को आप जहन में रखेंगे। ये एनटीबी में ऐसी डायग्राम नहीं है, किसी बुक में भी नहीं है, तो आपकी सहूलत की खातिर किस जगह से पता नहीं हमने ली है, क्या किया है वो आई डोंट नो, बट ये जो है कि ऐसी जो है बहुत ही अच्छी डायग्राम है, इसको आप जहन में रखें ताकि आपका बेनिफिट हो, बस हमारा और कोई मकसद नहीं है, ताकि आप समझ सकें, क्योंकि नए टॉपिक हैं, बिल्कुल नए टॉपिक हैं, एंजाइम रिलेटेड जैसे कई इसमें इवेंट्स हैं, तो यकीनन समझने में भी थोड़ी सी दुश्वारी होती है। उसके बाद क्या होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है, इंटरेस्टिंग इवेंट इस सेंस में कि जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड तो अलग होते हैं, किस एक्शन की वजह से, डीएनए हेलिकेज एंजाइम की वजह से, ये तो वापस आपस में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है फौरन वापस आपस में जुड़ भी सकती है, टूट के जुड़ भी सकती है। तो इसको जैसे एक बार जैसे दो स्ट्रैंड अलग हुए, अब ऐसे ना हो कि यही जो अलग होने के बाद वापस आपस में जुड़ जाए, इनको रोकना होता है, इनको रोकना होता है, क्योंकि हर एक पेरेंट स्ट्रैंड को अलग करके उसमें से एक डॉटर स्ट्रैंड बनना है। तो इस तरह से कि जैसे दो हेलिकेज एंजाइम की एक्शन की वजह से दो स्ट्रैंड जैसे अलग हुए, तो उसके साथ एक प्रोटीन अटैच होता है ताकि वापस ये आपस में ना जुड़ जाए, दोनों स्ट्रैंड आपस में वापस ना जुड़ जाए। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, ये जो आपको पॉइंट्स नजर आ रही हैं,
इन पॉइंट्स को हम कहेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स हैं जो इस सिंगल स्ट्रैंड के साथ डीएनए, जो ये जो बबल बना था डीएनए हेलिकेज एंजाइम की मेहनत एक्शन की वजह से दो स्ट्रैंड अलग हुए थे, उनको ये आपस में ये इसके साथ ये नहीं, बबल जो बना था वो भी बस बंद हो जाएगा। तो उससे रोकने के लिए ये जो प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन का नेम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। याद करना है आपको, जाहिर है आप याद करेंगे, तो ताकि ये वापस जो है डीएनए के दो स्ट्रैंड जो आपस में जुड़ ना जाए। तो आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ दीज बेसिस ऑफ बेस पेयर्स, कौन से बेस पेयर, जैसे एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ थी, ग्वानिन की साइटोसिन के साथ थी, हेलिकेज एंजाइम ने इनको जो है ब्रेक किया था। अब ब्रेक किया था, उसको ऐसे ना हो कि वापस दोबारा जुड़ जाए, तो उनको रोकने के लिए जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो आ जाते हैं ताकि ये वापस ना जुड़ जाए। ठीक है, बहुत ही आसान। सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर प्रिवेंटेड टू पेयर अप अगेन बाय स्पेसिफिक प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम कहेंगे, ऐसे प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ बाइंड हुए ताकि ये आपस में ना जुड़ जाए। इसको रोकना है, इस प्रोसेस को रोकना है बस, उसके लिए ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। So both single stranded strands of DNA will act as a template strand in the next phase and direct the synthesis of the daughter strand along themselves. जैसे दो स्ट्रैंड अलग हुए, हर एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। जैसे आपको पता है कि हमने टेम्पलेट के बारे में पढ़ा था कि ये नहीं, इसके बेसिस पे एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। जैसे ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, इसमें जितनी भी जो भी सीक्वेंस है उसका एक डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। ये भी टेम्पलेट है, इसका भी एक डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि ये जो पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड उन उनमें से दो डॉटर डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे, तो यकीनन ये भी जो है ये स्ट्रैंड होगा, इसे भी हम कहेंगे ये टेम्पलेट है, ये स्ट्रैंड भी टेम्पलेट है, उसमें एक नया स्ट्रैंड बनेगा जिसे हम कहेंगे डॉटर स्ट्रैंड कहेंगे, जिसे हम कहेंगे डॉटर स्ट्रैंड कहेंगे। तो बोथ स्ट्रैंड जैसे बबल बन गया, रेप्लिकेशन बबल बन गया है, और उनको होल्ड करने के लिए एसएसबी प्रोटीन भी आ गए हैं, तो जाहिर है अब जो अलग हो गए स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड हो गए, ये टेम्पलेट बनेंगे, इनके बेसिस पे एक नया कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। अब यहां तक आपने होपफुली ये चीजें समझ ली होंगी कि मैकेनिज्म क्या है रेप्लिकेशन की। तो आपने देखा रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म इस तरह से है कि सबसे पहले जो है रेप्लिकेशन बबल अपीयर होते हैं। रेप्लिकेशन बबल जो है प्रोकैरियोट के अंदर जैसे एक ही होता है, बट यूकैरियोट के अंदर एक से ज्यादा बबल प्रोड्यूस होते हैं। बबल प्रोड्यूस कर होने के बाद एंगल्स जो होती है उन्हें हम कहते हैं फोर्क्स कहते हैं, और ये बबल बनने में दो एंजाइम्स का किरदार होता है। पहला एंजाइम जो हेलिकेज होता है जिसका काम होता है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को अलग करना, दूसरा एंजाइम जो होता है डीएनए गायरेज होता है, वो फैसिलिटेट करता है अनवाइंड होने में। उसके बाद जो है फॉरन एसएसबी प्रोटीन आए ताकि ये डीएनए जो कि स्ट्रैंड जो अलग हुए थे ये ऐसे ना हो कि वापस लिंक हो जाए, जुड़ जाए। तो अब यानी बबल जो बबल बनने के बाद जो हर एक सिंगल स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट बनाए और उसमें से एक नया कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, होपफुली आपने ये समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं दूसरे फेज पे, रेप्लिकेशन के दूसरे फेज पे, जिससे हम कहते हैं इलांगेशन फेज, एक्सटेंशन फेज, या जिसे पोलीमराइजेशन फेज कहते हैं। वो इनिशिएशन फेज था, अब जो है हाँ नहीं, पोलीमराइजेशन फेज में हम आ गए। पोलीमराइजेशन फेज ऐसा फेज है यानी जिसमें न्यूक्लियोटाइड जो डॉटर स्ट्रैंड के जो नया स्ट्रैंड बना है उसके न्यूक्लियोटाइड लिंक होते जाएंगे, और एक जैसे जाहिर है यकीनन एक जितनी लेंथ होगी उतना उस डीएनए का लेंथ में पूरा जो एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। डॉटर स्ट्रैंड बनने के बाद जब जाहिर है बन गया तो आखिरकार जाहिर है कि रेप्लिकेशन टर्मिनेट में क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड लिंक होते जाएंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, और जो है क्या बनेगा
एक नया डाटर स्ट्रैंड बनेगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें आपको मेहनत की जरूरत, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे डिफरेंट एंगल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक बार में ये सारी चीजें समझ लें, देन उसको याद कर लें। तो जैसे आपने रेप्लिकेशन बबल समझा, एंजाइम का एक्शन समझा, तो इसी तरह से ये भी समझ लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है हमारे पास, यहाँ हम कोशिश करेंगे, हम तो सिर्फ कोशिश करेंगे। तो एक्सटेंशन फेज है जिसे हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन फेज। सो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ द डाटर स्ट्रैंड। इसमें यानी जाहिर है जो डाटर स्ट्रैंड्स यानी एक न्यू जो है डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, दो इसमें टाइप होते हैं, एक लेगिंग स्ट्रैंड होता है और दूसरा हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। लेगिंग स्ट्रैंड अलॉन्ग द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बनेंगे। डाटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो डाटर स्ट्रैंड यानी एक डीएनए का जो पहले जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल था उसमें से नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के एक्शन से होगा। तो आप सीक्वेंस देखें, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम, उसके बाद एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन के बाद जो अब जो बारी आई है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आई है। ठीक है, पहला एक्शन हेलिकेज का, डीएनए हेलिकेज का, दूसरा एक्शन जो एसएसबी प्रोटीन का हुआ है। अब जो बारी किसकी आई है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आई है। ये क्या करेंगे, डाटर डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ, बेस पेयर के साथ ऐड करते जाएंगे। यानी एक जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसमें अगर यहाँ पे टी थाइमिन न्यूक्लियोटाइड है तो कॉम्प्लीमेंट्री उसका एडिनिन लाते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो ये काम जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का होगा। ये और इस पूरे अमल को कहेंगे इलांगेशन फेज है, ये पॉलीमराइजेशन फेज है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड लिंक होते जाएंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेगा, एक नया स्ट्रैंड डीएनए का बनेगा, उसे हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट वर्क अंटिल न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेम्पलेट। ऐसे नहीं है कि जैसे एक दो स्ट्रैंड अलग हो गए, अब दूसरा हर एक जो है पेरेंट स्ट्रैंड में से एक नया डाटा स्ट्रैंड फौरन बन जाए, ऐसे तो नहीं होगा। एक करेक्ट जैसे बिल्कुल जैसे टाइपिंग होती है, जैसे कभी कभार हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो यहाँ तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हर एक की करेक्ट पेयर के साथ जो इसकी पेयरिंग होनी चाहिए, वरना ऐसे होगा ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। आपको याद है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस की वजह से इतना बड़ा डिसऑर्डर हो सकता है। तो करेक्ट बिल्कुल यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग होनी है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का तो एक्शन है, बट पॉलीमरेज ऐसे काम नहीं करेगा। उसके लिए पहले यानी एक पॉलीमरेज एंजाइम को लिंक होने के लिए भी एक आरएनए की छोटी सी सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है। वो बताती है कि भाई इस पॉइंट से आप जो है पॉलीमरेज एंजाइम आप अब यहाँ से अब एक्शन आपको स्टार्ट करना है। इस छोटी सी आरएनए की जो सीक्वेंस को हम कहेंगे प्राइमर कहते हैं। तो ये जरूरी है कि अब किस जगह से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करे। सो फॉर दिस पर्पस प्राइमेज एंजाइम एक होता है, उसका काम होता है कि आरएनए प्राइमर बनाना है, उसका काम होता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है आरएनए प्राइमर। तो ये आरएनए प्राइमर होगा तो उसके साथ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच होगा और देन यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिंक होते जाएंगे और इस पेरेंट स्ट्रैंड में से एक डाटर स्ट्रैंड बनेगा। तो जैसे ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और ये प्राइमर है। अंदर जो आपको थोड़ी सी छोटी तस्वीर नजर आ रही है, ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड की छोटी सी सीक्वेंस है जिसे प्राइमर कहते हैं। और ये प्राइमर कौन बनाएगा, प्राइमेज एंजाइम बनाएगा। प्राइमेज एंजाइम बनाएगा। वो कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे स्टार्ट जहां पे यानी जो दूसरा स्ट्रैंड बनना है डीएनए का वो बनेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्शन की वजह से। बट उसको अटैच होने के लिए तो यकीनन जो है एक छोटी सी आरएनए की सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है। तो देन जो डीएनए पॉलीमरेज अपना एक्शन दिखाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यानी फॉर दिस पर्पस सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम इज इन्वॉल्व टू अरेंज आरएनए न्यूक्लियोटाइड, छोटी आरएनए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी जिसका नेम होगा प्राइमर, which act as a starting site for the activity of the polymerase enzyme. Polymerase enzyme इस प्राइमर छोटी आरएनए की सीक्वेंस के बगैर काम नहीं करेगा। अब ये छोटी सीक्वेंस कौन बनाएगा, ये छोटी सीक्वेंस बनाएगा प्राइमेज एंजाइम बनाएगा। प्राइमेज एंजाइम अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड प्राइमेज एंजाइम, इसका काम है प्राइमर बनाना। प्राइमर होगा तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा, अदरवाइज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क नहीं करेगा। सो ये पॉइंट नहीं हमारे टेक्स्ट बुक में कि एन आरएनए प्राइमर मस्ट फर्स्ट बी सिंथेसाइज्ड, पहले बने टू प्रोवाइड द अटैचमेंट पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज, ताकि उसमें अटैचमेंट पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज उसको मिले। तो देन जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाए
कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाए और एक डॉटर स्ट्रैंड बने। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि प्राइमर बने। प्राइमर कौन बनाएगा? प्राइमेज एंजाइम बनाएगा, प्राइमेज एंजाइम। तो प्राइमर की सिग्निफिकेंस क्या है? प्राइमर की सिग्निफिकेंस ये है कि ये न्यूक्लियो डीएनए पॉलीमरेज को बताएगा कि ये पॉइंट है, इस जगह पे आप अटैच हो, और देन जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे और पॉलीमराइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा, न्यू डाटर स्ट्रैंड बनने का अमल शुरू होगा। अगर ये इसको ना बताते पॉइंट तो डीएनए पॉलीमरेज की बस की ये बात नहीं कर सकता। अच्छा, आपको जो पॉइंट्स दी गई थी उसमें इसमें टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा सा ये आप करेक्ट कर लेना। प्राइमोसोम है, प्राइमोज शायद हो गया था, मैंने देखा था कल थोड़ा सा, तो वहां पे प्राइमोज हो गया था। ये सही लफ्ज है इसका प्राइमोसोम है, प्राइमोसोम है, टाइपिंग एरर है, आप इसको देख लेना। ये एनटीबी में मौजूद है, एनटीबी में यानी प्राइम, हमारे टेक्स्ट में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट ये जो प्राइमोज होता है ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। प्राइमोज जो होता है ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 7 से ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं जिनका रोल होता है कि लाइक ये जो प्राइमर है ये बनाने में इसका किरदार होता है। हम इसकी डायग्राम भी देखते हैं कि क्या होता है कि ये ठीक है। तो बहरहाल इसको आप थोड़ा प्राइमोसोम करके इसको करेक्ट करेंगे, प्राइमोसोम करके इसको करेक्ट करेंगे। प्राइमोसोम क्या होता है? प्राइमोसोम जो यकीनन प्राइमोसोम जो होगा, जैसे ये प्राइमोसोम है और ये आरएनए प्राइमर बनाने, ये थोड़ी सी डार्क है तस्वीर, ये ओवरऑल जो होगा ये प्राइमोसोम है और इसके अंदर एक छोटी सी सीक्वेंस आरएनए की बनेगी आरएनए प्राइमर बनाने में। तो इन दोनों को, जैसे आरएनए प्राइमर किसने बनाया था? आरएनए प्राइमर प्राइमेज एंजाइम ने बनाया था। तो प्राइमेज एंजाइम की एक्शन की वजह से आरएनए प्राइमर बना और ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसे हम कहते हैं प्राइमोसोम कहते हैं। इसे हम कहेंगे आरएनए प्राइमोसोम कहेंगे। बहरहाल तो हम पढ़ रहे हैं पॉलीमराइजेशन, तो आपको पता है कि अब हम पॉलीमराइजेशन में हमने क्या पढ़ा। पॉलीमराइजेशन के लिए यकीनन जो एंजाइम है जिसका नेम है डीएनए पॉलीमरेज, उसकी एक्शन से होगा। एक जो पेरेंट स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट है, हर एक दो दो बबल के अलग हुए थे ना, वो हर एक टेम्पलेट बनेगा। उसमें से एक डीएनए पॉलीमरेज एक्शन की वजह से एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, डाटर स्ट्रैंड बनेगा। बट डीएनए पॉलीमरेज ऐसे वर्क नहीं करेगा जब तक एक छोटी आरएनए की सीक्वेंस जिसका नेम होता है प्राइमर होता है और प्राइमर बनाने में अगेन एक एंजाइम का काम होता है, प्राइमेज एंजाइम। जब प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाएगी तो फिर डीएनए पॉलीमरेज को अटैचमेंट के लिए पॉइंट मिलेगी और देन डीएनए पॉलीमरेज एक न्यू स्ट्रैंड, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, डॉटर स्ट्रैंड है, वो बनाएगा। होपफुली इसका एक्शन के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं एक्सटेंशन फेज हम पढ़ रहे हैं, पॉलीमराइजेशन फेज पढ़ रहे हैं। तो प्राइमर क्या करेंगे? प्राइमर जो छोटी आरएनए की सीक्वेंस होती है, प्राइमर विच एक्ट एज ए स्टार्टिंग साइट फॉर द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो इसका हमने पढ़ा था। तो डीएनए पॉलीमरेज तो हम जनरली कह रहे हैं, बट इसके जो 3 टाइप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एनटीपी के अंदर। 3 टाइप्स के जो डीएनए पॉलीमरेज की जो डेफिनेशन दी गई है आप उनको जरा देखेंगे। खास तौर पे एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है इसका इतना बड़ा डीएनए रेप्लिकेशन में कोई किरदार नहीं है। बाकी जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इनकी जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, इट कैटलाइजेस द रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड इन टर्मिनेशन फेज ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भी अगर आप देखें कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड आते गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो न्यू स्ट्रैंड के बने वो बनते गए। अब जैसे लिंक हो गए, बन गए, तो जाहिर है ये कौन कराता है? ये कराता है डीएनए पॉलीमरेज 3 कराता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 कराता है, उसने लिंक तो करा लिया,
डीएनए न्यूक्लियोटाइड को। अब वहां से उसको रिप्लेस कराना है, वो रिप्लेस कौन कराएगा? ये डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। कैटालाइज द रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। जब आरएनए प्राइमर को रिप्लेस कर देंगे तो जाहिर है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा वो भी वहीं से चला जाएगा। जब ये एक्शन हो जाएगा तो फिर एक और एंजाइम आता है जिसका नेम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में लिंक करता है, बॉन्ड बनाता है, फास्फोडाइस्टर बनाता है, तभी पॉसिबल है। ठीक है, जैसे पॉलीमरेज 3 एंजाइम का काम होता है न्यूक्लियोटाइड को लिंक करना, एक नया स्टेट बनाते जाना, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट बनाते जाना। बट ये तभी पॉसिबल होता है जब आरएनए प्राइमर होते हैं। तो आरएनए प्राइमर की प्रेजेंस में डीएनए पॉलीमरेज 3 ने तो एक्शन किया, वहां पे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट बनाया, ठीक है, बनाने के बाद जाहिर है अब डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो चला जाए और नेक्स्ट अगेन एक और न्यूक्लियोटाइड आपको आके लिंक करें, वो तभी वहां से उसको जब आरएनए प्राइमर वहां से रिमूव होंगे तो जाहिर है डीएनए पॉलीमरेज 3 भी रिमूव होगा। और उसके बाद देन नेक्स्ट जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा और फास्फोडाइस्टर बना के, बॉन्ड बना के दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में लिंक करता जाएगा। तो ये काम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। सो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 को सपोर्ट इन द मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस, यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 को सपोर्ट देता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 को उस नए स्टेट बनने के दौरान जैसे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए तो फिर उसको रिमूव करता है ताकि वो दोबारा अपने काम करें। और तो उसके लिए रिमूव करने का तरीका ये होता है प्राइमर को आप अलग कर दें, डीएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर की प्रेजेंस में अपने आप को लिंक करता है, वरना नहीं लिंक कर सकता है। तो ये क्या करता है, इसी छोटी एमआरएनए सीक्वेंस को जो परे कर देता है, तो जाहिर है डीएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है। तो ये काम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। कैटलाइजेस द रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करेगा जिस जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट या जो जहां पे अटैचमेंट होनी थी ना डीएनए पॉलीमरेज 3 की, उससे जो है इसको परे कर देगा, जाहिर परे कर देगा तो डीएनए पॉलीमरेज 3 भी अलग हो जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड इन द टर्मिनेशन फेज ऑफ द रेप्लिकेशन, जैसे रेप्लिकेशन हो गई तो इसे हम कहेंगे जैसे ये फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3 है। 2 का तो इतना रेप्लिकेशन में काम नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज 2 इट इज इन्वॉल्व इन रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए डैमेज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सेल। रिपेयरिंग प्रोसेस लाइफ टाइम में, तो यानी रेप्लिकेशन में फिलहाल इसका काम नहीं है। हम तो जस्ट ये पढ़ रहे हैं, हम जस्ट ये पढ़ रहे हैं कि रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज जो होंगे उनकी काम क्या होगी। इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है दैट इज वेरी मेन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड। जैसे आपने देखा कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है, ये भी पेरेंट है, उसमें एक डॉटर स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड जो बन रहा है, इनके न्यूक्लियोटाइड को लिंक करना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को जोड़ना, एक नया स्ट्रैंड बनाना, ये काम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम का होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम को अटैच होने के लिए पहले एक एमआरएनए की सीक्वेंस की जरूरत होती है, और इस एमआरएनए की सीक्वेंस को हम कहते हैं प्राइमर कहते हैं। और प्राइमर को कौन बनाता है? प्राइमेज एंजाइम बनाता है, जो आपने पढ़ा है, तो हम रिपीट कर रहे हैं जैसे। इसी तरह से जब ये लिंक जैसे पॉलीमरेज एंजाइम 3 जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएंगे तो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, प्राइमर को रिमूव करेगा तो ऑटोमेटिकली यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 भी अलग हो जाएगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अगेन जो अटैच करना होता है। सो इट इज द मेन एंजाइम दैट सिंथेसाइज both the daughter strand along the length along the template during replication phase। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसमें अलोंग द टेम्पलेट पूरा एक जितना भी लेंथ है टेम्पलेट स्ट्रैंड की, उसमें एक नया जो डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा ये डीएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। 1 का तो काम है इसको 3 को रिप्लेस कराना, 2 का काम है कि यानी रिपेयर कराना लाइफ टाइम में। बट 5 मिनट्स आपके चाहिए, 5 मिनट टाइम तो ज्यादा हो गया, बट क्या ख्याल है?